हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, आज हम बात करेंगे एम ई एस जेई की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो किस तरीके की होती है। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, पहले इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखोगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में अगर फिर भी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक, तो अभी अभी क्या हुआ है, 26 फेब का हमारे पास में एस एस सी जेई का पेपर हुआ है। अब इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने में कुछ टाइम बाकी है। रिजल्ट आने के बाद में क्या है कि हमें कुछ डिपार्टमेंट को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट मेरे पास में है सी पी डब्ल्यू डी। सेकेंड नंबर पे मेरे पास में एम ई एस आता है, एक सी डब्ल्यू सी आता है मेरे पास में, और बी आर ओ आता है। और भी डिपार्टमेंट होते हैं, एन टी आर ओ, जो हमारे वैकेंसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा किस किस डिपार्टमेंट में हमारे पास में वैकेंसी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैंने ओनली सिंगल डिपार्टमेंट लिया है, एम ई एस। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, आपका ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा जो रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो कमेंट करने से पहले इस वीडियो को देखें। देखो भाई, ये जो एम ई एस जेई की जो पोस्ट होती है, ये कौन सी किस में आती है, ये ग्रुप बी पोस्ट होती है। किस में आती है? ग्रुप बी, नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। ठीक है, अब आपके ये समझ में आ रहा होगा ये नॉन गजेटेड क्या होता है। नॉन गजेटेड का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास में जो ऑफिशियल स्टैंप होती है, जैसे गवर्नमेंट एक स्टैंप देती है ना, जो ए लोग होते हैं या जैसे एस डी एम है तो उनके पास में स्टैंप होती है, वो हमारे पास में स्टैंप नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन गजेटेड पोस्ट। तो ग्रुप बी में आती है और नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। इसका जो ग्रेड पे होता है दैट इज़ 4200। इसका ग्रेड पे कितना होता है? 4200 होता है। ठीक है, तो अभी हम सैलरी के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी इतना ही समझना है कि नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप बी में ये आती है। और जो एम ई एस जैसे 1923 लिखा हुआ है, तो जो एम ई एस था इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1923 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे ज़्यादा बहुत ओल्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है, पुराना डिपार्टमेंट है हमारा। तो आज पूरा डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है जेई की, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, किस तरीके से प्रमोशन होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। आप मुझे जानते हो, सौरभ सर। ठीक है, एम ई एस जेई सिविल। और इसके बाद में अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, सौरभ_अग्रवाल। आप इस पर मुझे मैसेज करें तो मैं यहाँ भी आपका डाउट क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक, ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट 1 बाय 1 इस पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है एम ई एस। तो एम ई एस क्या होता है, आप सबसे पहले समझिए ध्यान से। ये दिया हुआ है सबसे पहले क्वालिफिकेशन फॉर एम ई एस जेई। आपने एस एस सी जेई का एग्ज़ाम दिया। एस एस सी जेई के बाद में आपने अगर या बी टेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, दोनों में से कोई भी कर रखा है, तो बी टेक है तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको कितना चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एट द टाइम ऑफ डी बी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना होगा। एक ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि ये बेस्ट जॉब है, गर्ल्स के लिए बेस्ट है क्या? ये दोनों के लिए बेस्ट है, बॉयज़ भी और गर्ल्स दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि गर्ल्स और बॉयज़, लेकिन गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक, उसके बाद में जैसे ये एम ई एस है, तो एम ई एस का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। क्या होता है एम ई एस का फुल फॉर्म? क्या होता है, ध्यान से देखना, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। इंजीनियरिंग नहीं होता, इंजीनियर होता है। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब एक डाउट और रहता है सभी लोगों को कि जैसे एक्चुअल में क्या है कि जो एम ई एस है वो किसके लिए काम करता है। इसका नाम ही है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। एक तरीके से एम ओ डी के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में? एम ओ डी। एम ओ डी का मीनिंग क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय एक तरीके से। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में क्या करता है, काम करता है। तो हम लोग क्या समझते हैं, ये डिफेंस की जॉब है, तो डिफेंस में ऐसा तो नहीं है कि ये इसमें हाइट मांगेंगे या क्या इसका मेडिकल होगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है मेडिकल से रिलेटेड कि सर इसके मेडिकल में क्या होता है। तो मेडिकल इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, एम ई एस जे की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बी आर ओ की भी बात करूँगा, सी पी डब्ल्यू डी के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नाउ प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट दी एम ई एस जे ओनली। तो इसमें दो मेजर जो सब लोगों के माइंड में रहती हैं वो मैं लेके आया हूँ ओनली। सबसे पहला इशू कौन सा है कि सर इसमें हाइट मांगते हैं क्या? एम ई एस जे के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है नो हाइट रिक्वायर्ड, मतलब आपकी कितनी भी हाइट है, आप 4 फुट के हैं, 5 फीट है आपकी हाइट, 5 फीट 3 इंच है, कितनी भी हाइट हो सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो कोई भी हाइट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर सेकंड, आई की बात करते हैं। इन्हीं दो चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत रहती है, हाइट में और आई में, और तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। अगर आपका जो आई है
वो क्या है कि चश्मा लगा के, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मा लगा के कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। मतलब चश्मा लगा के आप पे क्या है, पढ़ना आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये आई का काम हो गया। ये दो मेन चीज़ होती हैं। और मेडिकल होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप अपने पास में जो सीएमओ होता है उसके ऑफिस में जाओगे और वहाँ से हमें मेडिकल क्या करना है, अपने टेस्ट कराने हैं। टेस्ट करा के हम मेडिकल को क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे, ठीक है। हाइट और आई का मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कोई भी हाइट की नीड नहीं है, ठीक। आपको एक तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि ना आपको हाइट चाहिए, और आई के लिए क्या है कि 6/6 होना चाहिए। मतलब आप चश्मा लगा के भी चीज़ों को क्या कर पाएँ, पढ़ पाएँ, देख पाएँ, ठीक है। ये आपका मेडिकल टेस्ट होता है। टेस्ट तो और भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगों के दिमाग में आता है कि आई चाहिए, कि हमारी आईज या हाइट, यही दो चीज़ ज़्यादा दिक्कत करती हैं, और तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि जो MES है, वर्क अंडर MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये क्या करता है, वर्क करता है। अब MES वर्क किस किस के लिए करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो आर्म फोर्स होती हैं, आर्म फोर्स में कौन कौन आता है, जैसे मेरे पास में आर्मी आता है, एयरफोर्स आता है, नेवी, कोस्ट गार्ड, DRDO, ठीक है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो पोस्टिंग में क्या है कि जैसे आपको आर्मी एरिया भी मिल सकता है। आर्मी का मीनिंग आपको कैंट एरिया मिल सकता है, ठीक है। आपको एयरफोर्स है, वहाँ भी एयरफोर्स वाला एरिया मिलेगा। वहीं आप क्या है, एज ए जेई उनके जो मेंटेनेंस वर्क है, जैसे कि उनके क्वार्टर्स होते हैं या उनके लिए स्विमिंग पूल बनाना है, ऑडिटोरियम बनाना है, तो ये सब काम आपको करना होता है। सेम नेवी में कोस्ट गार्ड, DRDO, ठीक है। हम इन सब के लिए काम करते हैं, और हमारा तो डिपार्टमेंट MES है, तो सबका काम मोस्टली क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा नहीं हम आर्मी में आगे तो कोई डिफरेंट काम करेंगे, नहीं, वर्क हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में हमें पोस्टिंग मिल सकती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, DRDO। अब जैसे कुछ लोगों का डाउट रहता है कि जैसे आपको आर्मी में पोस्टिंग मिला, तो उधर ही क्या क्वार्टर होते हैं, मेस भी होती है। तो आप लोगों को क्या होगा, क्वार्टर भी दे दिया जाएगा रहने के लिए, और जैसे मेस होती है, JCO मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो हमारे ही लेवल के होते हैं। एज जैसे यूपी अपने उसमें ऐसा ही होता है ना, सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा बोलते हैं, इसी तरीके से JE और JCO, इनकी सबकी रैंक क्या होती है, सेम होती है। तो वो क्या करते हैं, आपको JCO मैस में अलाउ कर देते हैं, या खुद की एक प्राइवेट मैस होती है, उसमें वो जैसे MES का मैस होता है, वहाँ पे आपको अलाउ कर देंगे। तो आपको खाना भी मिल जाएगा, कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा खाने का, और आपको रहने के लिए वहाँ पे रूम्स होते हैं, क्वार्टर होते हैं, वो मिल जाता है। कैंट एरिया आपने देखा ही है, अच्छा वेल मेंटेन होता है, आराम से हरियाली होती है। आप जब अंदर आओगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जॉब होती है। और इस जॉब के अंदर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मंत्री विधायक, इसका कोई कुछ नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। तो आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आपको अपने अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। और आपको ये एक गर्व की भी बात है, एक प्राउड की भी बात है कि आप किसके अंदर काम कर रहे हो, एज ए सिविलियन। और आपको आर्मी पर्सन के साथ में, एयरफोर्स, नेवी, इन सब लोगों के साथ में काम करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो आपके लिए भी क्या ये गर्व की बात होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी समझ में आई कि हम आप डिफेंस के लिए काम कर रहे हो, बीइंग अ इंजीनियर, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुआ ना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँगा, तो नेक्स्ट आपके पास में क्या है कि जैसे अब आपको जो पोस्टिंग और जो लोकेशन मिलने वाला है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें जो पोस्टिंग और लोकेशन है वो कहाँ पे मिलेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। MES के अंदर क्या है कि हमारे पास में 6 कमांड होती हैं। ये जो कमांड है, जैसे एक सेंट्रल कमांड है, वेस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, और ये मेरे पास में साउथ वेस्ट कमांड। ये मेरे पास में क्या है, 6 कमांड होती हैं। इन कमांड में क्या है कि अपने अपने जैसे कैंट एरिया हैं, एयरफोर्स वाला एरिया है, ठीक है, ये सब एरियाज होते हैं। तो उनमें से आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे अभी किसी ने कमेंट किया था कि क्या मुझे MES में दिल्ली भी मिल सकता है, दिल्ली भी मिल जाएगा, सेंट्रल कमांड के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपको कमांड प्रेफरेंस क्या है, चूज़ करना पड़ता है, कभी कभी चूज़ करना पड़ता है, कभी कभी वो लोग डायरेक्ट भी देते हैं, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से वो चूज़ करवाते हैं, ठीक है। आप चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यू विल गेट द कमांड। अब बात आती है, जैसे मुझे सेंट्रल कमांड मिला, या मुझे वेस्टर्न कमांड मिला, या मुझे नदर्न कमांड मिला, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर सेंट्रल कमांड में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या है कि आपको दिखाता हूँ सेंट्रल कमांड में, या जो कमांड होती हैं इस तरीके की होती हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि इस कमांड में होता क्या क्या है। जैसे ये कौन सी कमांड है, ये है साउथ वेस्ट कमांड।
तो साउथ वेस्ट कमांड में क्या होता है, लिखा है ना, CWE जयपुर, CWE कोटा, हिसार जो हरियाणा के अंदर है, मथुरा, और आपका ये भटिंडा, ये सब किसके अंदर आते हैं, बीकानेर, ये सब किसके अंदर आते हैं, साउथ वेस्ट कमांड के अंदर आते हैं। तो जब आप कमांड चूज करोगे तो लिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा या वेबसाइट पे आ जाएगा। आप इस लिस्ट को देख के आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी कमांड प्रेफरेंस में डालना है। जैसे अगर आपको चाहिए सेंट्रल कमांड, तो सेंट्रल कमांड ये है आपकी सदर्न कमांड। सदर्न कमांड में आप देखो कौन कौन सा रीजन आता है, CWE पुणे आता है, ये आपके पास में और भी जैसे रीजन दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से, नागपुर है, ठीक है, बंगलौर है, सिकंदराबाद है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब सदर्न कमांड के अंदर आते हैं। और भी देखो है कमांड मेरे पास में, अगर मैं बात करूँगा तो ये मेरे पास में नॉर्थ कमांड है। तो देखो नॉर्थ कमांड में कौन कौन से रीजन आते हैं, उधमपुर आता है, जम्मू आता है मेरे पास में, ठीक है। तो ये सब मुझे रीजन दिए हुए हैं कि कौन सा रीजन कहाँ आता है, और भी इनमें लिखे हुए हैं इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ इनके ऑफिस हैं, वो सब लिखा हुआ है। तो आप इनको यहाँ से चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कमांड चाहिए। जो कमांड आपको चाहिए उसको आपको क्या करना है, पहले नंबर पे प्रेफरेंस में डालना है, ठीक है। ये मेरे पास में वेस्टर्न कमांड है, ये मेरे पास में सेंट्रल कमांड है। तो देखो सभी को सेंट्रल कमांड ज़्यादा चाहिए होती है जो यूपी बिहार के होते हैं। तो सेंट्रल कमांड में क्या आता है, लखनऊ आता है, ठीक है। अब ये लिखा है ना जीई, जीई का मतलब होता है गैरिसन इंजीनियर, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, और ENM मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। जैसे आपको इलाहाबाद है, आपका आगरा है, आगरा किस में आता है, सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। और ये आपका CWE रांची है, ये सब किसके अंदर आता है, सेंट्रल कमांड के अंदर आता है, ठीक है भाई। और देखो ये मेरे पास में महू, ये सब दिया हुआ है, बरेली, मेरठ, ये सब किसके अंदर आता है, सेंट्रल कमांड के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये सब हमें, जैसे दिल्ली जोन किसी को चाहिए था, दिल्ली जोन भी किसके अंदर आता है, R&D का मीनिंग ये तुम्हारा DRDO होता है, उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सब टोटल मुझे दिया हुआ है कि कौन सी कमांड चाहिए, इसका मैंने आपको ये प्रेफरेंस ऑलरेडी बता दिया। और इसमें क्या रहता है, जैसे सपोज दैट आपको सेंट्रल कमांड मिला, अब हम बात करते हैं कि आपको मिला सेंट्रल कमांड, ठीक है। सेंट्रल कमांड में क्या होता है, CR मिला, मतलब सेंट्रल रीजन या सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड मिला आपको, तो जैसे आपको अभी मिला गया आगरा। अब आपका क्या होगा कि आफ्टर 3 ईयर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा ना, अगर आपको सेंट्रल कमांड मिला है तो आपका ट्रांसफ़र भी उसी कमांड में होगा, ना कि आपको सेंट्रल कमांड से वेस्ट कमांड में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है कि जिस बंदे के नंबर अच्छे होते हैं, जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो उन्हें सेंट्रल कमांड मिल जाता है। और ये डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसी, वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी सेंट्रल कमांड में वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको कौन सा कमांड मिलेगा, नदर्न कमांड मिल जाएगा, ईस्टर्न कमांड मिल जाएगा, जहाँ पे वैकेंसी होगी वो आपको कमांड मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, कि जो कमांड आपको मिली है, जैसे अगर किसी को ईस्ट कमांड मिला हुआ है तो जब तक वो जेई रहेगा, मतलब जूनियर इंजीनियर जब तक वो रहेगा, जब तक वो ईस्ट कमांड में ही रहेगा। अब जैसे ईस्ट कमांड में क्या है कि आपका चेन्नई का एक स्टेशन आता है, उड़ीसा आता है, भुवनेश्वर आता है, असम का एरिया है, मेघालय है, सिक्किम है, ये सब ईस्ट कमांड में आता है। तो ईस्ट कमांड का मीनिंग क्या है कि आपका जो ट्रांसफ़र होता रहेगा ईस्ट कमांड में ही होता रहेगा। कब तक, जब तक आप ए नहीं बन जाओगे, जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन होने पे जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाती है, फिर आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आर्मी वाले होते हैं उनकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, उनकी ऐसी नहीं होती कि अगर वो ईस्ट कमांड में है तो ईस्ट में रहेंगे, ये हम लोगों की रहती है। ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ बंद हो गई हैं, अगर आपको ईस्ट कमांड मिला है तो आपको ईस्ट कमांड में ही रहना होगा। आप ऐसा नहीं है कि ईस्ट मिला तो आफ्टर 3 ईयर यू विल बी इन द सेंट्रल कमांड, नो चांस, ठीक है। कोई भी चांस नहीं है जाने का। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका भी अभी पता नहीं है कि वो चल रहा है या बंद है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो भी कमांड मिला है उसी कमांड में रहना होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अच्छा जॉब है, जो भी कमांड मिले आप अच्छे से जॉब करो। रहना खाना मोस्टली मिल जाता है, कुछ स्टेशन ऐसे हैं कि वहाँ पर आपको आउटसाइड रहना पड़ेगा, ठीक है। आउटसाइड रहेंगे तो आप उसको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, अंदर रहेंगे HRA नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसी तरीके से मैस का होता है, अगर मैस होगा तो आपको खाना मिल जाएगा, चार्ज देना पड़ेगा। मैस नहीं है तो आप क्या खुद खाना बनाओ, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लोकेशन वाइज कभी कभी क्या है कि जैसे आपको ईस्ट कमांड मिला तो कभी जैसे आपको दूर डाल दिया, हो सकता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन सब मैनेज हो जाता है धीमे धीमे करके, ठीक है।
नेक्स्ट होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी लोगों के लिए, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो MES JEE है उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। ठीक, सबसे पहली फैसिलिटी क्या है कि अगर आप MES में JEE हैं तो आपको क्या मिलेगा, कैंटीन कार्ड मिलेगा। ठीक है, या आप अगर BRO में हैं तो BRO में भी आपको क्या मिलेगा, BRO भी सेम होता है, वो भी डिफेंस के अंदर आता है, तो BRO के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, कैंटीन कार्ड मिलेगा, CSD कार्ड मिलेगा। ठीक है, कैंटीन स्टोर कार्ड मिलेगा आपको एक तरीके से। उसके बाद में जैसे कभी कभी हम लोग के समझ में आता है हमें लिकर कार्ड भी मिलेगा क्या, हम लोगों को जो सिविलियन होते हैं उनको कोई भी लिकर कार्ड नहीं मिलता है। ठीक है, लिकर कार्ड किसको मिलता है, ओनली आर्मी पर्सन को। तो आपके अगर माइंड में ये चीज़ हो कि हमें लिकर कार्ड भी मिल जाएगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ये ओनली आर्मी पर्सन को मिलता है। एक चीज़ और, जैसे जो हमको कैंटीन कार्ड मिलेगा, तो कैंटीन कार्ड ओनली जो बंदा जॉब कर रहा है, जैसे अगर आप जेई हो तो कैंटीन कार्ड आपका ही बनेगा, आपके मदर एंड फादर का कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा। डिपेंडेंट कार्ड सिविलियन के लिए नहीं अलाउ है। ठीक है, ये भी बात आप समझ लेना। जैसे अगर आप आर्मी में हैं तो आर्मी में क्या होता है कि डिपेंडेंट कार्ड बनता है उनके मदर फादर के लिए, लेकिन सिविलियन के लिए डिपेंडेंट कार्ड नहीं बनता है। ठीक, ओनली हमारा ही कार्ड बनेगा, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा ही कार्ड बनेगा। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, वो भी किस किस को मिलेगी, मैं जैसे जो जॉब कर रहा है वो और उसकी वाइफ को और मदर एंड फादर को जो उस पर डिपेंडेंट हैं उसको मिलेगी। ठीक है, एजुकेशन, अगर आपके पास में 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, 2 बेबी हैं, 2 बेबीज यू हैव, तो आपके पास में क्या हुआ कि उन्हें 12th तक पढ़ाने के लिए आपको पूरा एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय होते हैं KV, सबसे पहले आपको उसमें चांस दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए। अब जैसे किसी किसी का डाउट होता है कि सर मैं अपने भाई के बच्चे को भी पढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई के बच्चे को भी पढ़ा सकते हो। पहले आपके बच्चे का एडमिशन होगा, अगर उसमें वैकेंसी हैं देन आपके भाई का बच्चा पढ़ सकता है। अगर उसमें वैकेंसी ऑलरेडी फुल होगी तो आपके भाई का बच्चा फिर उसमें नहीं पढ़ेगा। और अगर आपके भाई का बच्चा पढ़ेगा तो ना उसकी फ़ीस आपको मिलेगी, आपको खाली अपने 2 बच्चों की फ़ीस मिल सकती है। ठीक, 2 बच्चे तक आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या रहता है, दूसरा क्या रहता है कि जैसे अगर आप एक साल में एक बार सेकंड क्लास AC से आप अपने घर जा सकते हैं, और 2 ईयर में एक बार आपको क्या मिलता है, फैमिली टूर मिलता है। तो ये सब चीज़ें तो डिपार्टमेंट के अंदर की हैं, जब आप डिपार्टमेंट में आओगे तो ये सब चीज़ें और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो आप धीमे धीमे करके जान जाओगे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने क्या किया, आपको बता दिया। अगर मैं थोड़ा सा उससे आगे और जाऊँगा, ये मेरे पास में पोस्ट होती हैं MES के अंदर, इसको बहुत आपको ध्यान से देखना है। सबसे जो पहली पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे हम लोग आते हैं SSC के थ्रू, वो होता है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है वो किसके इक्विवेलेंट मानी जाती है, अगर आर्मी में कोई भी पर्सन JCO है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसके इक्विवेलेंट मानी जाती है, या हम उसको बोलते हैं सूबेदार, या हम बोलते हैं सूबेदार मेजर। ठीक है भाई। नंबर सेकंड, आपको JEE से AE बनने के लिए कम से कम नहीं तो एक एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वो पास करना होगा। उसे पास करने के बाद में 10 से 12 ईयर आपको लग जाते हैं, 10 से 12 ईयर आपको JEE से AE बनने में लग जाते हैं। अगर आप AE से JEE बनोगे तो फिर भी आपको क्या चाहिए, कम से कम 12 से 15 ईयर चाहिए AE से JEE बनने के लिए। तो बहुत कम ही लोग जो JEE बनते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं, गैरिसन इंजीनियर तक, यहाँ से आगे वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप JEE की पोस्ट पे लगते हैं तो आपका 10 और 12 ईयर में प्रमोशन हो जाएगा, आप AE बनोगे। AE के बाद में आपका चांस रहेगा गैरिसन इंजीनियर बनने का। अब जो मैंने लिखा गैरिसन इंजीनियर, ये होता क्या है, जैसे अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ क्या है, जूनियर इंजीनियर को जूनियर इंजीनियर बोलेंगे। यहाँ क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ AE होता है असिस्टेंट इंजीनियर, उसको MES के अंदर क्या बोलते हैं, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर बोलते हैं AE को। और जो एक्सियन होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसको क्या बोलते हैं आर्मी के अंदर, गैरिसन इंजीनियर बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर होता है, जैसे हम अपने स्टेट में सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर बोलते हैं, इसी तरीके से MES में क्या बोलते हैं, CWE, कमांडर वर्क इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, चीफ इंजीनियर। ठीक, अगर मैं अब इनकी आर्मी के हिसाब से बात करूँ, जैसे असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर है तो वो आर्मी में किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, कैप्टन के। जैसे आर्मी में कैप्टन होते हैं तो वो कैप्टन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर गैरिसन इंजीनियर है तो वो किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा,
मेजर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में अगर चीफ इंजीनियर है तो वो किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये सब पोस्ट होती हैं, हमें खैर इनसे ज़्यादा इतना नहीं, ये तो समझने के लिए है, लेकिन आपको ये समझना है असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर को क्या बोलते हैं, एई एक तरीके से, जो हम अपने स्टेट में बोलते हैं, यहाँ बोला जाता है असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर। अब एक इसका एग्ज़ाम होता है, जैसे अगर आपको आईईएस आपने सुना होगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसके थ्रू अगर आप आते हैं तो आप सबसे पहले बनोगे एईई। एई का मतलब क्या है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। आप इस पर 6 ईयर तक वर्क करोगे। आफ्टर 6 ईयर यू विल बी जीई। जीई का मीनिंग गैरिसन इंजीनियर, और मैं क्या बोलूँगा, एक्सीएन। तो जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस के थ्रू आते हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं, वो चीफ तक पहुंच जाते हैं। चीफ से ऊपर होता है एडीजी, और एडीजी के बाद में होता है डीजी, ठीक है। तो ये सब इसमें पोस्ट होती हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ऑलरेडी मैं आपको ये सब जॉन के बारे में बता चुका हूँ। तो ये टोटल चीज़ें हैं। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, या जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर मुझे मैसेज करके बताएं कि सर ये हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं सेम और भी नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास में आएंगी हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो CPWD हो, CWC हो, या BRO हो, ठीक है। सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके पास में यू विल गेट द वीडियो। जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझको बताएं, ठीक। धन्यवाद क्लास।